Assalamu alaikum, ninth class. Today we are going to discuss the topic is Newton's first law and Newton's second law of motion. Laws of motion में न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकंड लॉ आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो गौर के साथ सुनेंगे बात आप लोग. The Newton first law of motion deals with bodies which are at rest or moving with uniform speed in a straight line. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील करता है कि या एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है या एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ डील करता है कि जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में होगा या फिर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, या a body is moving with uniform speed will continue to do so unless an external force acts on it. Provided no net force acts on it, objects do not move by themselves unless someone moves them. न्यूटन ने यह कहा कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर इंप्लीमेंट ना हो, या एक ऑब्जेक्ट वो मूव कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस मोशन में है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो वो अपनी स्टेट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. कब तक? जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें. एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगी तो देन उसकी स्टेट चेंज होगी, अदरवाइज उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी. क्योंकि उसने क्या कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तो वो खुद ब खुद मूव नहीं करेगा कभी भी, या एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो खुद ब खुद कभी भी स्टॉप नहीं होगा जब तक कि कोई उसको स्टॉप ना करे, या एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट की हालत में है उसको कोई मूव ना करवाए तो वो मूव नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल remains at rest as long as no net force acts on it. एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी है तो वो टेबल के ऊपर ही पड़ी रहेगी जब तक कि कोई उसको एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाकर उसकी स्टेट को चेंज ना करे, तो वो अपनी स्टेट में रहेगी, रेस्ट की हालत में रहेगी टेबल के ऊपर लाइफ टाइम के लिए. सिमिलरली, अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग. हाँ जी, डज नॉट स्टॉप मूविंग. जो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता करता स्टॉप नहीं हो जाएगा जब तक कि कोई उसको स्टॉप ना करवाए बाय इटसेल्फ. अ बॉल रोल्ड ऑन ए रफ ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर देन रोल्ड ऑन ए स्मूथ ग्राउंड. तो ये बच्चे हमें पता है इन चीजों का कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी मूव करती हुई जा रही है लेवल रोड के ऊपर, तो जब तक ड्राइवर उसकी ब्रेक सप्लाई नहीं करेगा वो रेस्ट की हालत में नहीं आएगी. या हो सकता है आगे रोड के ऊपर कोई प्रॉब्लम है या कोई और गाड़ी आगे आ जाती है, उसके साथ वो टकरा के भी रेस्ट की हालत में आ सकती है. या पॉसिबल कंडीशन ये हो सकती है गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए, वो इंजन उसको पावर प्रोवाइड नहीं करेगा तो तब भी वो आफ्टर सम टाइम रुक जाएगी. तो ये जो भी चीज उसके रुकने की वजह बनेगी वो एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स है. वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है. एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो खुद ब खुद मूव नहीं करेगा जब तक कि कोई उसको मूव ना करवाए. ठीक है, तो ये हमारे जहन में जो क्वेश्चन थे कि चीजें खुद ब खुद मूव नहीं करती बल्कि कोई उनको मूव करवाता है, एक्सटर्नल फोर्स इंप्लीमेंट होती है, या एक ऑब्जेक्ट जो मूव करता हुआ आ रहा है वो खुद ब खुद नहीं रुकेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इंप्लीमेंट ना हो. डेफिनेशन क्या होगी? एक और बात कि एक बाल को हमने रफ सरफेस के ऊपर, रफ ग्राउंड के ऊपर मूव करवाया है, वो थोड़ी देर बाद रुक गई है, और एक बाल को हमने स्मूथ सरफेस के ऊपर मूव करवाया है तो वो थोड़ा उससे ज्यादा टाइम के बाद क्या हुई है? रुकी है. क्योंकि हमें पता है रफ सरफेस जो होती है वो फ्रिक्शन ज्यादा प्रोवाइड करती है एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस. स्मूथ सरफेस जो है वो कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, लेस फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसके ऊपर. अ बॉडी कंटिन्यूज
इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जो बॉडी है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगी, चाहे वो रेस्ट की हालत में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, इन स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ डील्स विद इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे कि एक ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट है, उसको मूव करवाना मुश्किल है। अगर वो हैवी ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा है, उसको रोकना, स्टॉप करना मुश्किल है। लाइटर ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाना भी आसान होता है, अगर मूव करते हुए आ रहे हैं उनको रोकना भी आसान होता है। तो इनर्शियल प्रॉपर्टी के साथ न्यूटन फर्स्ट लॉ डील करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग बस। अब सवारियां जब मूविंग बस के अंदर बैठी होती हैं, जब वो खड़े होते हैं तो अचानक से जो ड्राइवर होता है वो ब्रेक अप्लाई करता है, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में वो क्या होते हैं, गिरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी का अपर पार्ट होता है वो फ्री होता है, लोअर पार्ट होता है बस के साथ अटैच होता है। जैसे ही बस ब्रेक अप्लाई करेगी तो उनकी जो अपर कंडीशन होगी, बॉडी वो मूव करेगी फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। तो ये हमारे पास भी ये एग्जांपल इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन ने बताया कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उसने कहा कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और वही एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के। कि जब एक ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा मास होगा तो उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, कंबाइन इक्वेशन 1 and 2, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F over m। मास इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब खत्म होगा तो वहां पर एक कांस्टेंट आएगा k की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो F इज इक्वल टू ma। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। When a force acts on a object, it produces acceleration. The acceleration, magnitude of acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass. तो दोनों को कंबाइन करके हमने F is equal to ma, which is Newton's second law of motion. अब F फोर्स है, m mass of body, a उसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन किसके इक्वल है, 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट हो उसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा हो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है उसके अंदर फोर्स कितनी लग रही है, 1 न्यूटन। नेक्स्ट आगे हमारे पास एक एग्जांपल है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इन ए बॉडी ऑफ मास ऑफ 8 किलोग्राम बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। एक्सेलरेशन हमने काउंट करना है, मास दिया हुआ है और फोर्स भी दी हुई है। सिंपल यही रिलेशन जो अभी हमने कैलकुलेट की है, F इज इक्वल टू ma लगेगा इसमें। F ओवर m इज इक्वल टू a, 20 डिवाइड बाई 8, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफिज।